अपना नॉलेज किंग में स्वागत है। जय हिंद। आज हम जिनके बारे में बात करना चाहते हैं वो शख्स और वो महान क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करना चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वो ऐसे महान नेता थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसी भूमिका निभाई कि जब तक हम भारत के लोग रहेंगे सुभाष चंद्र बोस जी को हमेशा याद करेंगे। गनीमत ये रही कि हमारे पाठ्यक्रम में इनके कुछ स्टोरी के अलावा नहीं पढ़ाया जाता है। हमारी भारत सरकार भी इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दी। चलिए हम समझते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का हमारे देश के स्वतंत्र सेनानियों में इनका महत्वपूर्ण भूमिका क्या था, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का, तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक जो है उड़ीसा में है, वहां पर हुआ था। इनके माता जी का नाम प्रभावती देवी था और पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस थे। सुभाष चंद्र बोस एक धनी व्यक्ति थे, विचार के भी धनी थे और घर से भी धनी व्यक्ति थे। इनके पिताजी पेशे से वकील हुआ करते थे जो अंग्रेजों के अधीन में काम किया करते थे। और इनके सुभाष चंद्र बोस जी के जीवनी के बारे में बात करें तो ये अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि 1902 में जब वो स्कूल जा रहे थे, इनका जन्म 1897 में हुआ था। और एक बात भी आप बता देना चाहते हैं कि 1897 में स्वामी विवेकानंद शिकागो शहर, अमेरिका के शिकागो शहर में एक जोरदार भाषण दिया था जो आज भी अमेरिका और हमारे भारत के लोग याद करते हैं। उन्होंने उस 1897 के भाषण जो दिए थे, भाइयों और बहनों, ये उसी समय का स्लोगन लिया गया था और वो आज तक बोला जाता है। हम चलते हैं इनके स्कूली शिक्षा पे। तो इनका स्कूली शिक्षा जो था बैप्ट मिशन प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुआ था। इनकी 1902 में जब ये अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब वो 1902 में जब स्कूल जाने के लिए बार बार जिद कर रहे थे तो उनको स्कूल ले जाया गया। एक दिन स्कूल जाने के क्रम में जब रिक्शा वाला जब स्कूल लेने के लिए आया था तो ये इनके भाई और बहन भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। रिक्शा वाला जब स्कूल लेने के लिए आया था तो वे बहुत उस स्कूल जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। तो जब स्कूल वाले जो रिक्शा था वो लेने के लिए जब आया था तो ये इतने उत्सुक थे कि वो मुंह के बल गिर गए थे, जिनके कारण इनका पैर का घुटना पूरी तरह से छिला गया था। जब इनके भाई और बहन के द्वारा कहा गया कि आप नहीं जाइए स्कूल, लेकिन इन्होंने जिद पर अड़ा रहा कि नहीं, हम स्कूल जाएंगे तो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो हम स्कूल जाएंगे। अंत में उनके भाई और बहन को हार मानना पड़ा और अंत में उनको स्कूल जाना पड़ा। समझ रहे हैं? तो 1902 में वो रेवेन्यू कॉलेजिएट स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया और 1902 के बाद वो सीधे 1912 में आते हैं। 1912 में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में वो दाखिला लेते हैं। ये है कहां पर? ये कोलकाता में था। एक और बात बता देना चाहते हैं, ये जो सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो विचार के बहुत धनी व्यक्ति थे और काफी तेज तर्रार व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे 15 साल की उम्र में, कहा जाता है कि वो 15 साल की उम्र में 15 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद और अरबिंदो घोष के जीवन पे जितनी भी किताब थी सारी किताबें पढ़ डाली। और अंत में आप देखिएगा कि इनके यही किताब जो स्वामी विवेकानंद का जो किताब था, आप भी देखे होंगे, कर्मयोग धर्मयोग किताबें स्वामी विवेकानंद के, जितने भी जीवन पे किताबें थी और जितने भी इन्होंने लिख रखा था,
अंत में इनके जीवन पे काफी प्रभाव पड़ा, इनके व्यक्तित्व पर काफी प्रभाव पड़ा। 1912 में जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब वो एडमिशन लेते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो एडमिशन लेने के बाद उस कॉलेज में जब जाते हैं, कुछ दिन के बाद वो अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। हम आपको पहले भी बताए थे कि वो बहुत ज्यादा तेज तर्रार थे, तो उस कॉलेज में, और इनका शुरू से इनका दिमाग नेता बनने का गुण था। और जब बचपन से ही जब इच्छा आदमी का नेता बनने का होता है, तो वो अंत में लास्ट में वो नेता जरूर बन जाता है। ठीक यही कहानी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ भी हुआ था। 1912 में जब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब वो एडमिशन लिए और कुछ दिन के बाद उनको जब वहां का नेता चुन लिया गया, तो ये जो कॉलेज था ना, वो अंग्रेजों का कॉलेज था। और अंग्रेजों के कॉलेज के कारण वो उसमें ज्यादातर प्रोफेसर अंग्रेज हुआ करते थे, और प्रोफेसर अंग्रेज होने के कारण वो भारतीयों को नीच भावना से देखते थे। चाहे वो छात्र हो, चाहे कोई भी हो या छात्रा हो, वो नीच भावना से देखा करते थे भारतीयों को, और यही अंग्रेज के बच्चों को बड़ा सम्मान देकर बात करते थे। जो ये बात सुभाष चंद्र बोस जी को काफी खटक लगा कि आखिर भेदभाव क्यों, हम सब एक हैं, फिर ये भेदभाव क्यों? हमारे भारत में ही, हमारे भारत के जगह में ये कॉलेज है, और हमारे कॉलेज में इस तरह का भेदभाव, और वो भी अंग्रेज प्रोफेसर के द्वारा। एक घटना ये भी कहा जाता है कि मिस्टर ओ नाम के वहां के एक प्रोफेसर थे उसी कॉलेज में, तो एक भारतीय छात्र को से बदतमीजी से बात की। भारतीय छात्र ने भी इसका जोरदार नीच भावना, हम शुरू से बोल रहे हैं कि वो नीच भावना से देखा करते थे भारतीयों को। तो जो अंग्रेज जो प्रोफेसर थे मिस्टर ओ, वो बड़ा नीच भावना से देखा करते थे। तो वहां का एक जो छात्र था वो इसका विरोध किया। इस विरोध के कारण वो क्या किए, उस छात्र को 2 थप्पड़ जड़ दिए। जब ये बात सुभाष चंद्र बोस जी को पता चला, हम आपको पहले ही बताए थे कि सुभाष चंद्र बोस जी को वहां पर उस कॉलेज का छात्र नेता चुन लिया गया था, मतलब वहां उस कॉलेज का अध्यक्ष चुन लिया गया था, छात्रों का अध्यक्ष। जब ये बात 1912 में मिस्टर जो ओ थे, वो जब भारतीय छात्र को थप्पड़ मार दिए थे, ये बात जब सुभाष चंद्र बोस जी को पता चला तो वो आग बबूला हो गए कि आखिर ऐसा क्यों? हम लोग से नीच भावना से तो बात करते ही थे, अब ऐसा हो गया कि अब थप्पड़ मारना शुरू कर दिए हैं। जिसके कारण वो क्या किया कि सीधे इस प्रोफेसर से ना बात करके सीधे वो प्रिंसिपल से मिलने गए, और प्रिंसिपल से मिलने गए और बोले कि जो मिस्टर ओ हमारे प्रोफेसर हैं, वो हमारे स्टूडेंट को मारे हैं, वो खुले तौर पर या तो आकर माफी मांगे, या फिर वो जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनको उस कॉलेज से जाना पड़ेगा। ये, और एक बात बता देना चाहते कि वो जो कॉलेज था अंग्रेज का था, और वो जो प्रोफेसर थे वो भी अंग्रेज थे, और जो प्रिंसिपल थे वो भी अंग्रेज थे। ये बात जब ये प्रोफेसर को पता चला, तो प्रोफेसर से ये बात पूछा गया प्रिंसिपल के द्वारा, तो प्रिंसिपल ने बोला कि आप ये तो बहुत गलत किए हैं, लेकिन हम हैं अंग्रेज, भारतीयों पे तो शासन करेंगे ही, नीच तो देखेंगे ही। तो वो क्या किए, वो बोले कि नहीं, वो माफी नहीं मांगे, मिस्टर ओ जो है वो भारतीय छात्र से माफी नहीं मांगेंगे। तो वो क्या किए, सुभाष चंद्र बोस जी अनशन पे खड़े हो गए कि भाई हम अनशन करेंगे, और अनशन करना शुरू कर दिए। जब ये बात कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनको जब बात पता चला, तो वो क्या किए, सुभाष चंद्र बोस जी को अपने ऑफिस में बुलाए और बोले कि तुम अनशन तोड़ो। तो बोले कि नहीं, हम अनशन नहीं तोड़ेंगे, जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं मिस्टर ओ, तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। इस कारण वो क्या किया कि वो रेस्टिकेट कर दिए, वो बोले कि अब तुम रेस्टिकेट हो जाओ, अब इस कॉलेज से तुम्हारा नाम काटा जाता है और तुम यहां से जाओ। जब ये बात सुभाष चंद्र बोस जी के साथ हुआ तो उनको बड़ा आघात हुआ, फिर भी वो हार नहीं माने। जब उनको रेस्टिकेट कर दिया गया तो 1916 में 1912 में जब दाखिला लिए थे कॉलेज में, 1916 में वो क्या किए, जब रास्ता में जब जा रहे थे तो वो सोचते गए कि अब हम करें तो क्या करें, अब करें तो क्या करें, बहुत दिक्कत हो गया, अब हम घर में बताएंगे क्या। फिर भी वो क्या किए, दाखिला लिए। जब दाखिला लिए हैं 1912 में रेस्टिकेट कर दिया गया, तो 1916 में वो क्या किए, दाखिला लिए हैं। ठीक है, 1916 में जब दाखिला लिए हैं तो 3 साल का इनको लगा है बैचलर डिग्री लेने में। ठीक है,
1916 आते आते 3 साल लग गया, आते आते दिनांक हो गया 1919, साल 1919। और आपको भी पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लेकिन जब ये 1919 जब आ गया और अच्छे नंबर से पास हो गए, तब उनके पिताजी जो थे जानकीनाथ बोस और उनके जो भाई थे और जो उनकी माता थी प्रभावती देवी, वो उन पे फोर्स करने लगे कि वो शुरू से आपको बताए थे कि वो बहुत ज्यादा धनी आदमी थे, उनके पिताजी पैसे से वकील थे, उनके पास दिमाग भी काफी था। तो वो बोले कि आईसीएस का परीक्षा तुम जाकर, सुभाष सुनो तुम आईसीएस का परीक्षा दो। अब हम बताते हैं आईसीएस क्या है। आईसीएस जो है, आज का जो आईएएस का एग्जाम है, उस समय का आईसीएस का एग्जाम इक्विवेलेंट था। आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, और जो आईएएस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस समय का इक्वल हुआ करता था। वो जानते थे कि अगर सुभाष आईसीएस का एग्जाम पास कर लेता है तो हमारे घर, हम जहां रहते हैं वहां पर मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा। तो 1919 में क्या किया कि वो 1919 में इंग्लैंड चल गया आईसीएस की परीक्षा के लिए। यहां पर लिखा हुआ है कि 1919 में वो कहां चल गए, इंग्लैंड चल गए आईसीएस की परीक्षा के लिए। 1 साल भी नहीं लगा, इतने तेज थे, 1 साल भी नहीं लगा और वो आईसीएस का परीक्षा पास कर गए। और आईसीएस का परीक्षा पास किए तो उनका रैंक आया 4th, चौथा रैंक आया, जिनके कारण उनके पिताजी काफी खुश हुए कि मेरा बेटा जो सपना लेकर गया था वो सपना 1 साल के अंदर ही पूरा कर दिया। जब इनका रैंक 4th रैंक आया तो इनके पिताजी खुश होकर इनको गोल्डन वॉच दिए, सोने का घड़ी, कि मेरा बेटा पास हुआ है, मेरा समाज में मान सम्मान बढ़ाया है, और गोल्डन वॉच इनको दिए। लेकिन फिर भी आईसीएस की परीक्षा पास करने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जी भी खुश नहीं थे। वो जान रहे थे, वो देख रहे थे कि भारत में भारतीयों की स्थिति क्या है। जब 1919 के बाद जब वहीं पर थे इंग्लैंड में, तो वहां पर बोले अपनी माता को और अपने भाई को पत्र लिखे कि मां जानकी देवी को, कि मां हम आईसीएस का परीक्षा तो पास कर गए, आपका जो सपना था वो हम पूरा कर दिए, लेकिन मां हम अंग्रेज के अधीन काम करके, अधीन रहकर कोई काम नहीं कर सकते, हम भारत को आजाद दिलाना चाहते हैं। मां हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम भारत को जो आजाद दिलाने का जो सपना देख रहे हैं, उस सपना को पूरा करने का हमको आशीर्वाद दीजिए। और यही बात आप पिताजी को मनाइए। जब भी हम कोई भी बात मनाना होता है तो हम सिंपल से अपनी माँ के पास बोलते हैं, और सबको पता होता है कि माँ जो होती है ना, वो अपने मतलब हमारे पापा को, पिताजी को मना लेंगी। यही बात सुभाष चंद्र बोस जी भी किए, अपनी माँ को सबसे पहले ये बात बताए और भाई को बताए, और उनके पिताजी भी तैयार हो गए कि ठीक है सुभाष, जो आपको पढ़ने का मन जो था, आप जो 4th रैंक लेकर आए हैं उससे हम काफी खुश हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत को आजादी दिलाने के लिए आप सपना जो देख रहे हैं, ठीक है आप कीजिए। और सुभाष चंद्र बोस के जो परिवार थे वो बंगाली परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन बंगाली थे, लेकिन काफी धनी व्यक्ति थे। 1920 में जब वो 1919 तक वो इंग्लैंड में ही रहते हैं। 1920 में जब वो वापस आते हैं, तो जब वो उड़ीसा यानी कि कटक में जब जाते हैं, तो वहां पर बहुत भयानक बीमारी था। बीमारी इतना फैला हुआ था, हैजा, कोलेरा, ये सब इतना बीमारी भयानक फैला हुआ था कि इससे उनको देख के काफी दुखी हुआ कि हमारे ही गांव में इतना भयानक बीमारी फैला हुआ है, फिर भी अंग्रेज गूंगी और बहरी की तरह चुपचाप सिर्फ देख रही है, इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहा है, मरने के लिए छोड़ दिया है। और इनसे उनको सुभाष चंद्र बोस जी को काफी आघात पहुंचा, और काफी दूरदर्शी हुआ करते थे सुभाष चंद्र बोस जी। वो जान गए थे कि जब तक इसमें नहीं कूदेंगे तब तक भारत की आजादी आसानी से मिलने वाला नहीं है। 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। तो 1920 में असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था। पूरे जोर शोर से समर्थन हो रहा था असहयोग आंदोलन का। और जब 4th रैंक लाए थे आईसीएस के एग्जाम में, तो इनका नाम पूरे ऑल ओवर इंडिया में पूरा फेमस हो गया था कि अरे सुभाष चंद्र बोस जो उड़ीसा के कटक में रहने वाला है वो 4th रैंक लाया है, 4th रैंक लाया है। जिस तरह आईएएस के एग्जाम में अभी कैसे होता है, ठीक उसी तरह 4th रैंक लाने के कारण
उस समय उनका नाम पूरे भारत में हो गया था। 1923 में इसी चीज को देखते हुए उनको अखिल भारतीय युवा के अध्यक्ष चुना गया। किनको? सुभाष चंद्र बोस जी को। सुभाष चंद्र बोस जी को इसी 1923 में उनको अखिल भारतीय युवा का अध्यक्ष चुना गया। अखिल भारतीय युवा का अध्यक्ष चुनने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी अपने आप को जो सपना देख रहे थे नेता का, वो सपना अब धीरे धीरे साकार होने लगा था। फिर 1923 के बाद एक और बात बताना चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी इस क्रम में काफी बार जेल जाते हैं, काफी बार, लगभग 12 बार जेल जाते हैं और निकलते हैं जाते हैं, निकलते हैं जाते हैं। 1925 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया गया। मांडले जेल उस समय इतना खतरनाक जेल हुआ करता था कि वहां पर काफी बीमारी हुआ करती थी, हैजा, चिकनगुनिया, टाइफाइड और प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी। उस जेल में जो भी 6 महीना 7 महीना जो भी रहता था उसको बीमारी 100% हो जाया करता था। 1925 में जब मांडले जेल में गए, फिर मांडले जेल के बाद छूटते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। फिर 1928 में उनको कलकत्ता का अधिवेशन होता है। जो कलकत्ता का जो अधिवेशन होता है, वो कलकत्ता का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। और कलकत्ता का अधिवेशन हम बता देना चाहते हैं कि ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था। 1928 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, और कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ये कलकत्ता में हम बता देते हैं कि कलकत्ता में जब अधिवेशन हुआ था तो इनको अखिल भारतीय युवा का अध्यक्ष चुना गया था 1923 में। तो 1923 में जब अखिल भारतीय युवा का अध्यक्ष चुनने के बाद 1928 में जो सम्मेलन होता है, जो कार्यक्रम होता है अधिवेशन वाली, वो कलकत्ता में होता है। और कलकत्ता में इनका नाम काफी फैला हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का। तो जो कलकत्ता का अधिवेशन जो होता है उसमें जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं, ये शुरू से सेना बनाना चाहते थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते कि वो एक कोर समिति का 1928 में कोर सेना बनाते हैं। जब 1928 में कोर सेना बनाते हैं तो उसमें लगभग 125 भारतीय नौजवानों को, 125 भारतीय नौजवानों को जो कांग्रेस के अधिवेशन से ही जुड़ा हुआ करते थे, उसी 125 नौजवानों को वो क्या किए, सुभाष चंद्र बोस जी सेना का वर्दी जैसा तैयार किए, पूरा टोपी वोपी लगवाएं, फिर यहां पर मेडल लगवाएं। मेडल लगाने के बाद उनको एक लाइन में कतार में खड़ा कर दिए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस कांग्रेस का अधिवेशन जो हो रहा था 1928 में कलकत्ता में, जब मंच पर चढ़े तो जितने भी जो कोर समिति को जो सेना बनाया गया था वो सेना सैल्यूट किए। फिर उसी 1928 में महात्मा गांधी भी आए थे। 1928 में महात्मा गांधी भी उस कांग्रेस का अधिवेशन जो 1928 में कलकत्ता में हो रहा था उसमें महात्मा गांधी भी शिरकत किए थे। जब वो मंच पर चढ़ने लगे तो वो फिर से ये जो कोर सेना बनाया गया था वो फिर से सलाम सल्यूट किया। ये देख के महात्मा गांधी बोलते हैं, सुभाष, ये बंदरों की फौज बनाने की क्या जरूरत थी। सुभाष चंद्र बोस जी को काफी आघात पहुंचा, लेकिन फिर भी उस चीज से हताश नहीं हुए। महात्मा गांधी इतने बड़े बात बोल गए, लेकिन महात्मा गांधी इस बात को नहीं बोले। महात्मा गांधी बोले विचार अलग हो सकती है, मत जो हमारी मत है वो अलग हो सकती है, लेकिन हमारी जो प्रयास है वो अलग नहीं हो सकता है। हमारी प्रयास एक ही है, भारत की आजादी, भारत की आजादी। और यही आजादी महात्मा गांधी भी चाहते हैं और यही आजादी सुभाष चंद्र बोस जी भी चाहते हैं। 1933 और 34 के बीच में क्या होता है कि उनको टीबी का बीमारी हो जाता है। हम पहले ही बताते कि मांडले जेल में इतना प्रकोप था ना कि वहां पर जो भी 6 महीना, साल भर, 2 साल रहता था उसको कुछ ना कुछ बीमारी हो ही जाता था। मांडले जेल में ही खास करके उनको रखा जाता था। 1933 से 34 के बीच में वो यूरोप जाते हैं और उनको टीबी का बीमारी हो जाता है। जब 1933 से 36 के बीच में जब वहां जाते हैं
3 साल वहां रहते हैं तो वो टीबी का इलाज करवाते हैं, फिर भी टीबी की इलाज करवा रहे हैं अपना आराम से, लेकिन फिर भी उनका वर्चस्व कम नहीं होता है। देखिए फिर 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन में उनको अध्यक्षता मिलता है। इतना उनका वर्चस्व था, इतना उनका प्रभाव था। जब 1933 से 36 के बीच में यूरोप में जब रहते, टीबी का इलाज जब उनको चलता है, तो इसी बीच में उनको अपने सेक्रेटरी एमिली से मुलाकात होती है। बाद में ये हम बताएंगे एमिली ही उनकी पत्नी बनी और 1942 में उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ था। तो हम बताते हैं कि उनको एक सेक्रेटरी एमिली से मुलाकात हुआ और 1933 और 36 के बीच में जब वो यूरोप में रहे थे, फिर जब वो भारत आते हैं तो 1936 में के बाद वो जब भारत आते हैं तो 1938 में तो उनको हरिपुरा का अधिवेशन की अध्यक्षता मिलती है। जब हरिपुरा का अधिवेशन की अध्यक्षता मिलती है तो वो कहते हैं कि हम एक सेना बनाएंगे, मतलब INA का फुल फॉर्म बात करें तो इंडियन नेशनल आर्मी। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा के पुजारी नहीं थे, और काफी ये सेना वेना से वो काफी लड़ाई झगड़ा से वो काफी दूर रहा करते थे। जब 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन का अध्यक्षता मिला तो गांधी जी को कहीं ना कहीं इस बात का खटक लगा। फिर देखते देखते वो क्या हुआ, 1 साल के बाद फिर चुनाव हुआ तो 1939 में फिर त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। जब 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ तो वहां पर महात्मा गांधी बोले, सुभाष तुम इस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा, तुम इस इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि गांधी जी हम तो इस जो अध्यक्षता वाले कांग्रेस का अधिवेशन वाली जो अध्यक्षता में जो चुनाव होता है उसमें हम भाग लेंगे। तो गांधी जी बोले कि अगर तुम जीत जाएगा तो वो तुम्हारी जीत नहीं हमारी हार होगी। इस बात को सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। फिर भी वो चुनाव लड़े। जब वो चुनाव लड़े तो वो चुनाव में जीत भी गए, इतने इनका वर्चस्व था। जब वो चुनाव लड़े तो वो 1939 में वो चुनाव भी जीत गए। जब वो चुनाव जीत गए तो उस समय कांग्रेस में 14 कार्यकारिणियों का सदस्य हुआ करता था, 14 कार्यकारिणियों का सदस्य हुआ करता था। तो जब 1939 में जब वो जीत गए तो वो क्या किए, सुभाष चंद्र बोस जी वो तो खुश है कि चलिए हम जीत गए, लेकिन महात्मा गांधी को इस बात पे काफी तकलीफ हुआ। वो चाहते थे 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन में पटाभी सीतारामैया को चुनाव लड़ाना चाहते थे। वो खुद नहीं लड़ना चाहते थे लेकिन पटाभी सीतारामैया को खड़ा करना चाहते थे। पटाभी सीतारामैया को बुरी तरह से हार हुआ। तो इस चीज के चलते क्या हुआ कि महात्मा गांधी जब कांग्रेस छोड़ दिए तो 12 जो सदस्य थे वो चले गए महात्मा गांधी के साथ। अब इस चीज का बात सुभाष चंद्र बोस जी को काफी बुरा लगा कि हमारे चलते गांधी जी चले जाएंगे, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो क्या किए कि वो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता से रिजाइन दे दिए और चले गए। जब वो चले गए तो 1939 में ही वो फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फिर उनको क्या होता है कि फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर देखते देखते 1939 के बाद 1941 में उनको रिहा किया जाता है। कहां? जेल से रिहा किया जाता है। हम आगे बताएंगे कि 1941 के बाद वो रिहा किया जाता है। फिर वो जो गोल्डन घड़ी उनके पिताजी जो दिए थे, गोल्ड वाले घड़ी, इस बीच उनसे घड़ी छीन भी लिया जाता है। लेकिन ये हम आपको फर्स्ट सेशन में बता रहे हैं, अगले सेशन में मिलेंगे तो वो हम बताएंगे पार्ट 2 में कि उसके बाद क्या हुआ था। लेकिन महात्मा गांधी यहां तक की किए थे कि पटाभी सीतारामैया महात्मा गांधी को बोलते हैं कि आप हमको क्यों चुनाव में लड़ाएं, हम जबकि अध्यक्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करना चाहते थे, आपके चलते हम अधिवेशन की अध्यक्षता में भाग लिए और हार भी गए, और मेरे चलते सुभाष चंद्र बोस जी त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता में से रिजाइन दे देते हैं, क्या यह शोभनीय है? तो पटाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी बोलते कि आप शांत रहिए, हम किसी भी तरह से हिंसा नहीं चाहते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो गर्म मिजाज के हैं, वो हिंसा चाहते हैं, तो वो गर्म खून की तरह उबाल है उनमें। इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि 1939 में जो कांग्रेस की अध्यक्षता है वो सुभाष चंद्र बोस जी करें। फिर हम मिलेंगे सेकेंड पार्ट में
तब तक के लिए। और हाँ, जय हिंद जो बोला जाता है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही बोला जाता है। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, सेकेंड वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।